शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के एडिटोरियल की। हम पहला जो महत्वपूर्ण एडिटोरियल आज डिस्कस करेंगे वो मेडिकल सेक्टर से जुड़ा हुआ है। हम देखते हैं कि आज के समय में बहुत सारी गोली दवाओं का डेवलपमेंट किया जा रहा है, बहुत सारे ड्रग्स का विकास किया जाता है और इसके लिए कई प्रकार के ट्रायल लिए जाते हैं। जब हम बात करते हैं महिलाओं से रिलेटेड बीमारी की, तो बहुत ही कम जो है ट्रायल लिए जाते हैं महिलाओं के ऊपर में। इसीलिए डॉक्टर लोग ज़्यादातर जो गोली दवाई देने से ना महिलाओं को हिचकते हैं। उसी के ऊपर ये एडिटोरियल लिखा गया है कि मेडिकल सेक्टर में किस प्रकार से वुमेन का डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनके साथ में भेदभाव होता है। इट इज़ टाइम फॉर पॉलिसी इंटरवेंशन। आज ये समय आ चुका है कि हम पॉलिसी के माध्यम से इंटरवेंशन करें। द स्पेस ऑफ जेंडर स्पेसिफिक रिसर्च इन मेडिसिन। मेडिसिन में आप देखते हैं जेंडर स्पेसिफिक रिसर्च चलते हैं। विथ इंडियाज़ G20 प्रेसिडेंसी एंड आइडियल टाइम टू हाईलाइट दिस इशू। राइटर का कहना है कि अभी G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास में है, तो इस मुद्दे को यदि हम उठाते हैं तो ये हमारे लिए एक बेहतरीन मौका साबित हो जाएगा। जब कभी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक लड़की और एक लड़का, लड़के को तो भरपूर मात्रा में गोली दवाई दे दी जाती है, लेकिन लड़की को उतनी ज़्यादा गोली दवाई डॉक्टर नहीं दे पाता है। ये उसकी मजबूरी बन जाती है। इफ़ यू वर ए यंग बॉय आई कुड हैव ऑफर्ड यू ए बकेट ऑफ मेडिसिन। जब एक लड़की डॉक्टर के पास में गई थी तो उनका कहना था, यदि आप कम उम्र वाले लड़के होते ना तो मैं आपको बहुत सारी गोली दवाई दे देता। लेकिन अनफॉर्चुनेट वाली बात यह है, फॉर बोथ ऑफ अस यू आर ए लवली यंग गर्ल। आप क्या है, अभी नई नई लड़की हैं। सैड माई डॉटर्स न्यूरोलॉजिस्ट राइटिंग आउट हर प्रिस्क्रिप्शन। जब एक मदर अपनी बच्ची को लेकर के जाती है तो डॉक्टर उसको क्या जवाब देता है, यहाँ पर वो बात लिखी जाती है और ये रियल में सही बात भी है। इसके बाद डॉक्टर चालू हो जाता है कि किस प्रकार से साइड इफ़ेक्ट पॉसिबल हैं, कुछ माइल्ड एंड कुछ सीवियर भी हो सकते हैं। इसलिए ज़्यादा गोली दवाई लड़कियों को नहीं दी जाती है। वुमेन एंड माइनॉरिटीज़ की बात करें, यदि हम क्लिनिकल ट्रायल जो लिए जाते हैं तब जाकर के कोई गोली दवाई को डेवलप किया जाता है। जैसे कि यदि हम वैक्सीन की बात कर लें तो वैक्सीन भी ऐसे ही विकसित नहीं हो जाती, उसके लिए बहुत सारे ट्रायल्स लिए जाते हैं। तो इसके लिए उस ट्रायल्स में आप कितनी महिलाओं को शामिल कर रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि आप लेडीज़ों को शामिल नहीं करते हैं, इसका मतलब ये है कि उस वैक्सीन को देने में डर रहेगा, उस गोली दवाई को देने में थोड़ा खतरा रहेगा यदि हम महिलाओं को देते हैं। एग्जैक्टली यदि हम बात करें 3 दशक पहले, लगभग 30 साल पहले, US नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH रिविटलाइजेशन एक्ट 1993 आया। उसने अनिवार्य कर दिया था कि जब भी क्लिनिकल ट्रायल लिए जाते हैं, ठीक है, किसी भी हेल्थ डिस्पारिटीज़ को ख़त्म करने के लिए, तो उसमें वुमेन और माइनॉरिटीज़ को इंक्लूड करना पड़ेगा आपको। Yet to date, male model of medicine is thriving, and so is the tendency of treating women as a smaller man, despite a growing body of research insisting on psychological differences between the sexes। तो हम देखते हैं ये किस प्रकार से लिंग के आधार पर थोड़ा भेदभाव किया जाता है। तो यहाँ एक वर्ड यूज़ किया गया है एपिजेनेटिक। एपिजेनेटिक इस बात का अध्ययन होता है कि आपके व्यवहार और वातावरण में कैसे परिवर्तन हो सकता है, जो आपके जीन के काम करने के तरीके को प्रभावित करते हैं। आनुवांशिक परिवर्तनों के उल्टे एपिजेनेटिक परिवर्तन प्रतिवर्ती होते हैं और आपके DNA अनुक्रम को बदलते नहीं हैं, लेकिन वे बदल सकते हैं। आपका शरीर DNA अनुक्रम को कैसे पढ़ता है, इस चीज़ को वो चेंज कर सकते हैं। जेनेटिक ड्रग्स ट्रायल्स और मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करी जाती है। ये तय हो चुका है कि बहुत सारे जो स्टडीज़ सामने आई हैं, वुमेन्स की बॉडी रिस्पॉन्ड करती है डिफरेंट तरीके से टू द कंपोनेंट ऑफ जेनरिक ड्रग। यदि उनको जेनरिक गोली दवाई दी जाती है तो उनकी जो बॉडी है वो अलग तरीके से रिएक्ट करती है। आप देखेंगे
लड़कियां यदि अपने फेस में थोड़ी सी भी क्रीम लगा लेती हैं तो वो उनके चेहरे पर असर करना चालू कर देता। वहीं यदि आप आपके चेहरे में कुछ भी लगाएंगे तो वो उतने जल्दी असर नहीं करता है। आज के टाइम में हम ये जानते हैं कि लगभग 1/5 ऑफ द मेडिकेशन में हमें ये पता चला है डिफरेंस इन द एक्टिव डोज बिटवीन मैन एंड वुमेन। किसी डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं तो लगभग एक फिफ्थ 1/5 हिस्सा गोली दवाइयों का ऐसा रहता है जिसमें से आप देखेंगे कि पुरुषों को अलग डोज दे रहे हैं और महिलाओं को अलग डोज दे रहे हैं। वुमेन हैव बीन आइदर ओवरडोजिंग एज इन द केस ऑफ जोल्पिडेम, ए कॉमन स्लीप मेडिसिन। एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया जाता है जोल्पिडेम का, कॉमन स्लीप की मेडिसिन है जिसका कहते हैं कि महिलाएं ओवरडोज इस्तेमाल करने लग गई। और नॉट गेटिंग इनफ एज इन द केस ऑफ सेविरल पेन मेडिसिन, या तो आप ओवरडोज ले रहे हैं जैसे कि नींद नहीं आ रही तो गोली दवाई ढेर सारी ले लिए, या फिर कभी कभी ऐसा हो जा रहा है कि आप गोली दवाई ले तक नहीं पा रहे हैं। जैसे बहुत सारे जो दर्द की दवाएं हैं वो महिलाएं लेने से हिचकती हैं। फॉर डिकेड्स नाउ थैंक्स टू द अंडर प्रेजेंटेशन इन द क्लिनिकल ट्रायल। और ये कैसे करके हुआ है? ये सब हो रहा है अंडर क्लिनिकल ट्रायल्स के चलते चलते। मेंटल हेल्थ की यदि हम बात करें, एक स्टडी के अनुसार जो कि कंडक्ट करी गई थी तमिलनाडु में नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी के द्वारा, एंड ईस्टर डफलो इसमें शामिल हुए थे। तो ये जो स्टडी कंडक्ट कराई गई थी इसमें कौन कौन लोग शामिल थे? तमिलनाडु में स्टडी कराई गई थी नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी, एस्थर डफलो, इसके साथ साथ में उनके रिसर्च पार्टनर। 26% ऑफ मैन, 100 में से 26 लोग और 100 में से 31 महिलाएं जिनकी उम्र 61 से लेकर के 70 के बीच में हैं, इनमें सिम्पटम थे जो कि इंडिकेट कर रहे थे हाई लाइक्लीहुड ऑफ डिप्रेशन, जो बताते हैं कि इनको डिप्रेशन की ज़्यादा संभावना है। ये स्टडी दृढ़ तरीके से बताती है कि डिप्रेशन रेट एंड द प्रिवलेंस ऑफ एनएक्सटी आर हायर फॉर वुमेन देन मैन वर्ल्ड वाइड इन जनरल। तो नॉर्मली आप देखेंगे कि महिलाएं जल्दी हाइपर हो जाती हैं, उसका रीज़न यही है कि जो डिप्रेशन का रेट है, प्रिवलेंसेस ऑफ एनेक्सिटी है, ये हायर माना जाता है वुमेन में पुरुषों की अपेक्षा। पूरे विश्व भर में ये जनरल कंडीशन है। वहीं एजुकेशन की फील्ड की हम बात करें, वन कैन ऐड टू दिस स्टडी ऑन ह्यूमन कैपिटल कंडक्टेड बाय अर्नस्ट आर बर्नडेट एंड अदर। एक स्टडी है जो कंडक्ट कराई गई थी। इसमें बताया जाता है कि ये जो वुमेन होती हैं विथ एन अर्ली ऑनेस्ट ऑफ डिप्रेशन आर लेस लाइकली टू ऑब्टेन कॉलेज डिग्री एंड लेस लाइकली टू परस्यू पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज। महिलाओं में बहुत कम संभावना होती है कि वो कॉलेज की डिग्री हासिल कर पाएंगी और बहुत कम पॉसिबिलिटी रहती है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री को हासिल कर पाने की। जिस प्रकार से डिप्रेशन है, कार्डियक से रिलेटेड इश्यूज़ है, आज के टाइम में एक्नॉलेज करे जाते हैं एज हैविंग ए स्लाइटली मोर प्रिवलेंसेस इन वुमेन। और ये सारी चीज़ों में भी हमें प्रधानता दिखाई देती है कहाँ पर? महिलाओं में। मेडिकेशन, डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड क्लिनिकल प्रोसीजर इज़ गुड फॉर गर्ल्स की नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। स्टडी आफ्टर स्टडी के बाद स्टडी जो होते जा रही हैं उनसे हमें ये प्रदर्शित होता है कि जो महिलाएं होती हैं वो लेस लाइकली टू रिसीव एप्रोप्रिएट मेडिकेशन। इनको उतना ज़्यादा मेडिकेशन नहीं मिल पाता है, इनको डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं हो पाते हैं, क्लिनिकल प्रोसीजर इनके लिए नहीं फॉलो करी जाती है, इवन इन डेवलप्ड कंट्रीज सच एज कनाडा एंड स्वीडन। तो ये बात खाली विकासशील देशों के लिए अकेले नहीं है, ये विकसित देशों के लिए भी है, जैसे कि कनाडा और स्वीडन। द स्टीरियोटाइप ऑफ द हिस्टेरिकल जिसको हास्यजनक बोलते हैं, कंटिन्यूज टू हाउंट वुमेन इवन व्हेन दे नीड अर्जेंट क्लिनिकल इंटरवेंशन। तो जहाँ पर उनको आप देख रहे हैं कि तुरंत ज़रूरत है, वहाँ पर तक कोई इंटरवेंशन उनको नहीं मिल पाता है।
मतलब थोड़ी सी वो समस्या है जिसको वो फेस करती हैं। एक ऐसा गैप जिसको भरने की जो लोगों में बिल्कुल अनिच्छा है, उसको लोग भरना नहीं चाहते। एड्रेसिंग सेक्स एग्नोस्टिक क्रिटिकल इलनेस जैसे कि कैंसर, हार्ट डिसीज़ हैज़ रिजल्टेड ए लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेक्स स्पेसिफिक सिम्टम एंड रिस्पॉन्सेज टू ट्रीटमेंट। कुछ ऐसी बीमारी हैं जहाँ पर जैसे कि कैंसर की बीमारी, हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ है, तो इस मामले में तो उतना ज़्यादा हमको सेक्स रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन उतना नहीं मिलता है। When it comes to sex specific illness, जब ये सेक्स स्पेसिफिक इलनेस की तरफ आती है जैसे कि ब्रेस्ट है या फिर एंडोमेट्रिकल कैंसर हो गया, पॉलीसाइस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो गया, प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज होते हैं, देयर आर सीरीज गैप इन रिसर्च। इन मामलों में आपको रिसर्च में गैप देखने को मिलेगा। ये महिलाओं से रिलेटेड हैं और इसमें ज़्यादा किसी का ध्यान जाता नहीं, क्योंकि वुमेन्स का जो मुद्दा होता है वो महिलाएं ही अच्छी तरीके से समझ सकती हैं। वुमेन पर आधारित एक स्टडी है जिसमें पता चला है फंडिंग रिसीव्ड फॉर रिसर्च इन माइग्रेन, एंडोमेट्रोसिस एंड एनेक्स्टिक डिसऑर्डर इज़ मच लोअर इन प्रोपोर्शन टू द बर्डन ऑफ दिस इलनेस। जिस हिसाब से इन बीमारियों के लिए पैसा दिया जाना चाहिए, फंडिंग होना चाहिए, उस प्रकार से फंड इन बीमारियों को नहीं मिल पाता है। और आप देखते हैं तो ज़्यादातर जो बीमारियां बताई गई हैं वो महिलाओं से रिलेटेड हैं। माइग्रेन किसको बोला जा रहा है? एक प्रकार से ये हेडेक होता है कैरेक्टराइज बाय रिकरेंट अटैक ऑफ मॉडरेट टू सीवियर थ्रोबिंग एंड पल्सेटिंग पेन ऑन वन साइड ऑफ हेड। सर के एक तरफ आप देखेंगे रुक रुक करके दर्द होता है, जिसको हम माइग्रेन बोलते हैं। प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ की बात करी जाती है तो प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डाटा 2017 का है ये, उससे ये पता चला है एवरी डे अबाउट 808 वुमेन डाई ड्यू टू कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। तो बच्चे को जन्म देते टाइम हम देखते हैं बहुत सारी महिलाओं की डेथ हो जाती है। हर दिन लगभग 808 वुमेन की जानें जा रही हैं, ठीक है, प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन के चलते चलते। ऑलमोस्ट देखा जाए तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं इनको आप प्रिवेंट कर सकते हैं, बट ऑकर ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन एंड प्रेगनेंसी। लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं वो तभी हो सकती हैं जब हमारा स्वास्थ्य सिस्टम ठीक ठाक से काम करे और इससे रिलेटेड हमारी कंटिन्यू रिसर्च जारी रहे। इसके बाद सेकंड वाला जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे वो भारत के फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भारतीय वित्त आयोग। तो जो फाइनेंस कमीशन होता है ये संवैधानिक निकाय है, संविधान में इसका जिक्र किया गया है। फाइनेंस कमीशन का गठन भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसका प्राथमिक कार्य होता है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में रुपए पैसे को बांटना, वित्तीय संबंधों को परिभाषित करना। इसका गठन पहली बार 1951 में किया गया था। वहीं इसके संरचना की यदि हम बात करें तो सबसे ऊपर इसमें अध्यक्ष रहता है, जिसके पास कुछ सार्वजनिक मामलों का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 4 सदस्य होते हैं। वित्त आयोग में टोटल देखा जाए तो 5 आदमी बैठते हैं, एक अध्यक्ष रहेगा और 4 सदस्य रहेंगे। संसद आयोग के सदस्यों की योग्यता और उनके चयन के तरीकों को निर्धारित करती है। संसद बताएगी कि सदस्य हम किनको बनाएंगे, उनकी क्या योग्यता रहेगी और उनका चयन कैसे करके किया जाएगा। 4 सदस्यों को किसी हाई कोर्ट का न्यायाधीश या फिर इस पद के योग्य व्यक्ति होना चाहिए। तो जो सदस्य हैं उनकी योग्यता हाई कोर्ट के जज के बराबर होनी चाहिए, या फिर आपको कानून में की जानकारी हो या फिर कानून के मामलों में आप अनुभव हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से हैं। जो अर्थशास्त्र का ज्ञाता हो उसको भी बनाया जा सकता है। सभी नियुक्तियां भारत के राष्ट्रपति ही करेगा। तो ये थी वित्त आयोग की संरचना। इसके बाद वित्त आयोग के कामों की यदि हम बात करें तो राज्यों को संचित निधि और उसके परिणाम को नियंत्रित करने वाले कारकों का निर्धारण करना,
राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में नगरपालिका और पंचायतों के संसाधन की अनुपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपायों के बारे में राष्ट्रपति को सिफारिशें करना। कुल मिलाकर के यहाँ ये बताया जाता है कि राज्यों को राज्य वित्त आयोग कहता है किससे, ये मेन वाले वित्त आयोग से, कि भाई नगर पालिका और पंचायतों को थोड़ा रुपए पैसे की ज़रूरत है। और वो ये भी बोल सकता है कि राज्य की जो संचित निधि है उसमें पैसे और होने चाहिए, ऐसी भी सिफारिश कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा आयोग को सुदृढ़ वित्त के हित में निर्दिष्ट कोई अन्य विषय में उनको लगता है कि नहीं थोड़ा सा और पैसा चाहिए, तो इस संबंध में और वो डिमांड कर सकते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच में करों की शुद्ध आगमों का वितरण, करों में उनके संबंधित योगदान के अनुसार आवंटन करना। तो सरकार की जो मेनली टैक्स से कमाई हो रही है उस टैक्स को केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में बांटने का सबसे बड़ा काम इसी का रहता है। मेन सबसे बड़ा जो मुद्दा है यहाँ पर यही है। 15वें नंबर की वित्त आयोग का जो गठन है वो 2017 में किया गया था। इसकी सिफारिशों में वर्ष 2021-22 से 25-26 तक 5 वर्ष की अवधि शामिल होगी। अब हम सीधे चलते हैं एडिटोरियल की तरफ में और देख लेते हैं एडिटोरियल को। तो आने वाले जो समय है उसमें हम देखेंगे कि सरकार अपॉइंट करेगी एक फाइनेंस कमीशन को आने वाले कुछ महीने में, ताकि डिटरमाइन हो सके हाउ मच ऑफ द सेंटर्स टैक्स रेवेन्यू शुड बी गिवन अवे टू द स्टेट, ताकि इससे पता लग सके कि कितना रुपया टैक्स से जो हम कमाए हैं तो उसका कितना हिस्सा हमें राज्य सरकारों को देना चाहिए। एंड हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द अमंग स्टेट। इसके अलावा देखिए केंद्र और राज्य के बीच में जो टैक्स का वितरण हो रहा है उसको वर्टिकल शेयर बोलते हैं। और वहीं यदि हम कहें कि हमारे पास 10 लोग आ गए हैं, 10 लोगों में से किसको आप ज़्यादा दे रहे हैं किसको कम दे रहे हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हॉरिजॉन्टल शेयरिंग फार्मूला के अंतर्गत आ जाती हैं। पोस्ट रिफॉर्म्स की बात करें, फ्रेश पीएसयू इन्वेस्टमेंट हैव थिन्ड आउट। तो बाद के जो रिफॉर्म्स रहे उसके अंतर्गत आप देखते हैं सरकार पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट में उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही, ज़्यादातर सरकार पब्लिक सेक्टर को बेचते जा रही है। एंड प्लानिंग कमीशन वाज एबॉलिश इन 2014। एंड जो प्लानिंग कमीशन था उसको एबॉलिश कर दिया गया था 2014 में, विद द रिजल्ट दैट द फाइनेंस कमीशन रिमेन्स वर्चुअली द सोल आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज़ फिजिकल प्रेजेंस। 2014 में प्लानिंग कमीशन को ख़त्म कर दिया। उनका कहना था कि नहीं फाइनेंस कमीशन रहेगा, इसकी जगह हम काम करेगा। जो मेन इशू रहेगा वो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के रहेगा, जैसे कि राज्यों का हिस्सा कितना है और क्या वो लोग डिमांड करते हैं। करेंटली केंद्र सरकार राज्यों को 41% हिस्सा देती है अपने टैक्स पूल का स्टेट गवर्नमेंट को। फॉर श्योर स्टेट विल डिमांड दैट दिस प्रपोर्शन विल बी राइज। और ये जाहिर सी बात है कि जो राज्य सरकारें वो डिमांड करेंगी कि नहीं ये जो आप रुपए दे रहे हो इतने से हमारा काम नहीं चल रहा, आप और पैसा दीजिए। लेकिन राइटर का कहना है कि मुझे तो नहीं लगता, आई डू नॉट सी मच रूम फॉर स्ट्रेचिंग दिस फर्दर गिवन द सेंटर्स एक्सपेंडिचर नीड्स एंड द कॉन्स्टेंट ऑन इट्स बोरोइंग लिमिट। राइटर का कहना है मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होना चाहिए, इसलिए जो मच ऑफ डिबेट रहेगी विल सेंटर ऑन द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला, उस बात को भी छोड़ दो। तो ये तो मुश्किल है कि केंद्र सरकार 41% से ज़्यादा हिस्सा राज्यों को दे। तो जो मेन मुद्दा आ जाएगा अब आपस में लड़ने वाली बात आ जाएगी, ठीक है कि एक ठो रोटी दे दिए हैं अब बांट लो, अब राज्यों को दे दिए हैं बांटो अपने हिसाब से। तो यही जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला है ना, इसमें डिबेट होते रहती हैं। प्रीवियस जो फाइनेंस कमीशन था जिसको हमने अपॉइंट करे थे 2017 में, इट्स टर्म ऑफ रेफरेंस बिकेम क्वाइट कॉन्टेंटियस। यहाँ एक वर्ड यूज़ किया गया है क्वांटिटियस। तो क्वांटिटियस का मतलब होता है विवादास्पद। इट वाज आस्क्ड टू टेक इनटू अकाउंट द 2011 पॉपुलेशन फिगर इन डिटरमाइनिंग एक्सपेंडिचर नीड्स ऑफ ए स्टेट।
2011 की पॉपुलेशन के हिसाब से हम राज्यों को उनका खर्चा दे रहे हैं। 2011 के हिसाब से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज़्यादा थी, उसको ज़्यादा खर्चा दिए। साउथ वाले कह रहे हैं कि हमने जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए इतना सारे उपाय करे हैं और हमको तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं मिल पा रहा है, हमें कम मिल रहा है रुपया और उनको ज़्यादा मिल रहा है, जबकि हम इस मामले में खर्चा भी किए हैं। तो जो आप ये कह सकते हैं इंसेंटिव किनको मिल गया, जिनकी ज़्यादा जनसंख्या है। तो इसलिए ये जो फाइनेंस कमीशन था ना, काफ़ी विवादास्पद रहा था। दिस वाज ए डिपार्चर फ्रॉम द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस अंटिल देन ऑफ मैंडेटिंग फाइनेंस कमीशन टू यूज़ 1971 पॉपुलेशन नंबर सो एज नॉट गिव ए इंसेंटिव टू स्टेट टू निगलेक्ट फैमिली प्लानिंग विद एन आई ऑन ए हायर शेयर ऑफ द डिवोल्यूशन। इसके पहले 1971 का चलता था। इसके अलावा यहाँ पर सेस और सरचार्ज से रिलेटेड बातें भी बताई जाती हैं। देखिए, एक होता है सेस और एक होता है सरचार्ज। तो सेस कहाँ पर लगाती सरकार? एडिशनल टैक्स कलेक्टेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। पार्टिकुलरली सरकार को लगता है कि सरकार को एजुकेशन के मामले में कुछ करने के लिए आप लोगों से टैक्स वसूलना चाहिए, तो वो एक्स्ट्रा आपसे थोड़ा बहुत सेस लगा सकती है। वहीं जो सरचार्ज होता है, यदि आपकी जो इनकम है वो स्पेसिफिक लिमिट को क्रॉस कर जाती है, जैसे कि आप साल में 2 लाख 2.5 लाख रुपए कमा ले रहे हैं, इससे ज़्यादा यदि आप कमाएंगे तो आपके ऊपर टैक्स लगने चालू हो जाएगा, सरचार्ज लगना चालू हो जाएगा। तो उसको हम बोलते हैं सरचार्ज एंड सेस। तो आप देखते हैं नॉर्मली टैक्स तो सरकार ले ही रही है, इसके साथ साथ में सरकार सेस और सरचार्ज को भी बढ़ाते जा रही है। एक वाइट पेपर जो कि रिलीज़ किया गया था तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा कुछ साल पहले की बात है, उसमें ये पॉइंट आउट निकल करके सामने आया है, प्रपोर्शन ऑफ द सेस एंड सरचार्ज इन द सेंट्रल टोटल टैक्स रेवेन्यू हैड नियरली डबल्ड फ्रॉम 10.4 से लेकर के 20.2%। अब इसमें सरकार इसको इसलिए बढ़ा रही है क्योंकि कुछ हिस्सा इसका ऐसा रहता है कि सरकार सरचार्ज, जैसे सरचार्ज आपसे वसूल कर ली या फिर सेस वसूल कर ली, तो सरकार ये वाला पैसा आपको नहीं देगी, अपने पास रख लेगी। ठीक है, भले वो उस चीज़ में उसको खर्चा कर रही है कि नहीं कर रही है। मतलब कुछ हिस्सा ऐसा रहता है इन टैक्स का जो कि स्टेट गवर्नमेंट के साथ में नहीं बांटा जाता है, इसलिए सरकार ने इसको डबल कर दी है कि हमारी कमाई होना चाहिए और राज्यों को इससे हमको तो देना नहीं है। दूसरे नंबर की बात यह है कि जो साउथ वाले स्टेट हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हो या फिर और अदर चीज़ के मामले में हो, उसमें बेहतर काम किए हैं। ठीक है, तो इनको जो है आपको थोड़ा सा ज़्यादा पैसा देना चाहिए। ऐसा ना हो कि मेहनत ये करें और इनका फ़ायदा गरीब लोगों को, गरीब स्टेट को मिले। तो उनका जो फुलफिलमेंट है अमीर स्टेट करेंगे, ऐसी बात यहाँ पर नहीं होना चाहिए। इसके बाद एक जो ऑर्डिनेंस है जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, उसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, कल ही अरविंद केजरीवाल जो है साउथ की तरफ में गए थे। दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं, आम आदमी पार्टी के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, ठीक है, नेशनल कन्वेनर अरविंद केजरीवाल ऑन वेडनेसडे मीट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिनके जनरल सेक्रेटरी हैं डी राजा, who extended support to AAP against center's ordinance on control over administrative service in the national capital। तो दिल्ली की केंद्र की सरकार में वहाँ का जो सिविल सर्विस है, वहाँ के जो सिविल सेवक हैं, उनके ऊपर जो कंट्रोल रहेगा वो इनडायरेक्ट तरीके से देखा जाए तो वो केंद्र सरकार के हाथ में चले गया है। अभी सुप्रीम कोर्ट का कहना था ये जो पावर रहेगी वो आम आदमी पार्टी के पास में ही रहेगी, वहाँ की सरकार के हाथ में ही रहेगी। तुरंत उस फैसले को पलटने के लिए केंद्र सरकार ने क्या काम करी, एक तो ऑर्डिनेंस पास कर दी और उसका कहना है कि नहीं, ये जो पावर है एलजी के पास में, और एलजी किसके हिसाब से काम करता है? केंद्र सरकार के हिसाब से काम करता है, क्योंकि केंद्र सरकार ने ही इनडायरेक्टली रूप से प्रधानमंत्री ने उनको वहाँ पर भेजा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि सरकार ने ऐसे ऐसे प्रावधान करी है जिसके चलते चलते वो केंद्र सरकार को कुल मिला करके
लंगड़ा ही बनाना चाहती कि इसके हाथ पैर ही ना चलें। तो जो सेक्रेटरी रहेंगे, ठीक है, जो सचिव लेवल के ऑफिसर रहेंगे, उनको यदि हम काम बता रहे हैं तो ये वो खुद ही डिसाइड करेंगे कि वो काम ठीक है कि नहीं है। कुल मिलाकर के वो अपने बॉस खुद बन गए। भारत में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सिविल सर्विस है, उसको ऊपर रखा गया है और जो चुनी हुई सरकार है उसको नीचे रखा जा रहा है। ऐसा केजरीवाल का आरोप लगाया जा रहा है। उनका कहना था कि आज ये दिल्ली में हुआ है, कल आने वाले किसी भी स्टेट में ये चीज़ हो सकती है, ये चीज़ आप मेरे से लिखित में ले लीजिए। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो केंद्र सरकार वहाँ की जो पावर है उसको धीरे धीरे करके हड़प रही है, ऐसा आरोप लगाया जाता है अरविंद केजरीवाल के द्वारा। इसके अलावा न्यूज़ का क्या ट्रेंड चल रहा है, इसको लेकर के एक रिपोर्ट आई, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। न्यूज़ का जो कंजप्शन है इंडिया में वो धीरे धीरे करके फॉल हो रहा है, ऐसा स्टडी में पता चला है। रॉयटर्स इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2023 में पता चला है कि शार्प डिक्रीज हमको देखने को मिला है एक्सेस टू ऑनलाइन न्यूज़ में। पहले आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते थे, न्यूज़ देखा करते थे, जबकि जो टेलीविज़न है यहाँ तक हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। ए न्यूज़ सोर्स ग्लोबली platforms such as TikTok are gaining around as sources of news among the youth। वहीं आदमी टिकटॉक में थोड़ी बहुत न्यूज़ व्यूज़ देख ले रहा है, तो इस प्रकार से उधर कम हो रहा है तो इधर बढ़ते जा रहा है, ऐसा हमें ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो जो ब्लू कलर का आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है, ठीक है, और वो 2022 का डेटा है, और रेड कलर का जो डेटा आपको दिखाई दे रहा है वो 2023 का है। ऑनलाइन सोर्सेज की बात करी जाती है तो ओवरऑल न्यूज़ ट्रस्ट वो 72% रहा है, मतलब कम हो गया है। 2022 में कितना था, वो 84% था। सोशल मीडिया के ऊपर यदि हम बात करें तो 2022 में 63 था, अभी 52% हो गया है। टीवी की बात करें तो पहले 59 था, 49 हो गया है, और प्रिंट की बात करें तो 49 से 40 हो गया है। एक्सेस टू ऑनलाइन न्यूज़ सोर्सेस, आप कितना एक्सेस कर पा रहे हैं ऑनलाइन सोर्सेज के माध्यम से न्यूज़ को। तो पहले 41% हुआ करता था, जो कि घट करके 38% हो गया है। वहीं सोशल मीडिया की बात कर लें तो कौन कौन से सोशल मीडिया या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोग सबसे ज़्यादा न्यूज़ देख रहे हैं, तो जो यूट्यूब है ये मोस्ट प्रीफर्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म माना जाता है न्यूज़ के लिए। 56% लोग इसको एक्सेस कर पा रहे हैं। व्हाट्सएप 47%, फेसबुक 39% वर द नेक्स्ट टू प्रीफर्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर द न्यूज़ इन इंडिया। दैनिक भास्कर जो कि हिंदी का एक हिंदी डेली फीचर्ड अमंग टॉप 10 ब्रांड एक्सेस बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बाय सर्वे रिस्पोंडेड। तो आप देख सकते हैं दैनिक भास्कर हिंदी डेली, ठीक है, न्यूज़पेपर है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा लोग भरोसा करते हैं।